नमस्ते। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। कुछ पंक्तियां हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक बच्चा जो है वो अपने भाव जो है माँ के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है, माँ मुझे सैनिक बना दो। आज न सुनना चाहता हूँ मैं परियों की कहानी, आज मुझसे मत कहो एक था राजा एक थी रानी। वीर राणा की शिवा की शक्ति तुम मुझ में जगा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। जब हम इन पंक्तियों को सुनते हैं तो मन में शायद एक ही पल में हम सभी के ये भाव जागने शुरू हो जाते हैं कि काश मैं भी सैनिक होता और अपने देश की सेवा जो है वो कर सकता। और ये भाव जो है वो केवल स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस तक ही सीमित नहीं होते। हर भारतीय के मन में एक सपना होता है कि मैं भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करूं और अपने देश की सेवा करूं। तो सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के बच्चों के मन में भी अक्सर कई ऐसे भाव जागते हैं जिनमें वो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि एक सैनिक का जीवन होता कैसे है। तो आज हम अपने बच्चों की इसी इच्छा को पूर्ण करते हुए आज हमारे ये सौभाग्य है कि हम हमारे सभा के मध्य जो है ब्रिगेडियर रिटायर सीके सूद से जो है रूबरू होने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर सीके सूद परिचय के मोहताज नहीं है। वे शहीद मेजर अनुज सूद के गौरवान्वित पिता हैं, जिनसे आज हमें और हमारे बच्चों को जो है वो बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आज हमारी सभा में हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री पीयूष पुरी उपस्थित हैं और हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे उपस्थित हैं। आज बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर सीके सूद से जो है कुछ प्रश्न करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में वो एक अच्छे सैनिक के रूप में जो है अपने देश की सेवा कर सके। नमस्ते सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपका बचपन में भारतीय सेना और सैनिकों के प्रति कैसा भाव था? जो आपने सवाल पूछा है बचपन की याद तो इतनी नहीं रहती है। सन 1965 में मैं 5 साल का था। उस समय शिमला में थे, तो युद्ध के दौरान ब्लैकआउट होता था, तो हमें खिड़कियों पे काले कागज लगाने पड़ते थे। बचपन में कुछ समझ नहीं आती है क्यों हो रहा है, पर जब सन 1971 की जंग हुई थी उस समय मैं सैनिक स्कूल नाभा में था और वो पंजाब में अनडिवाइडेड पंजाब में जो उस समय हरियाणा हिमाचल सब मिलता था। एक सबसे पहला सैनिक स्कूल बनाया गया था देश में। सरदार प्रताप सिंह कैरों थे सीएम उस समय। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे इस इलाके के सैनिक थे, वो जब युद्ध से लौटे थे तो उनके नाम पे हुकूमत ने एक गिनी पर जवान के तौर पे एक पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन फंड के नाम से बनाया था, जो अमाउंट पंजाब सरकार के पास उस समय बताते हैं कोई 50 लाख से ज़्यादा था। तो कैरो साहब ने ये स्कूल स्थापित किया था नाभा में, जो रियासत थी नाभा की, उनकी बिल्डिंग्स में ये स्कूल बनाया था। और इसके मॉडल पे जितने भी सैनिक स्कूल इस देश में हैं वो 1961 में बनाए गए थे। एक साल बाद ये स्कूल 1960 में बना था और इसका इतना प्रभाव हुआ था पूरे देश में उस समय कि जो उस समय रक्षा मंत्री थे वो प्रभावित होकर उनने फिर सब स्टेट्स में एक एक सैनिक स्कूल बनाया था। तो बचपन से ही क्योंकि सैनिक माहौल में और एनसीसी भी हमको कंपल्सरी दी जाती थी स्कूल में, तो ये लगाव तो आना ही था क्योंकि वहाँ सब बच्चे तकरीबन फौज में ही जाते थे। आई वुड से 30-40% बच्चे फौज में एक तरीका सा बन गया था। डिस्पाइट मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटीज़ की उस समय इतनी वो विस्तार हुआ नहीं था। तो ये है आप मेरे शायद सवाल का जवाब आपके। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दूसरा सवाल जो है वो पहले सवाल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि प्रेरणा स्तोत्र में 2 चीज़ें आती थी। एक तो जब हम बचपन में था, मैं शिमला में,
तो शिमला में उस समय वेस्टर्न कमांड थी, जो आजकल चंडी मंदिर में शिफ्ट हो चुकी है। तो घर से स्कूल जाते समय रास्ते में वेस्टर्न कमांड आती थी हमारे, और रोज सुबह आना जाना कमांड क्रॉस करनी पड़ती थी। और वहाँ पे एक उस समय आर्मी कमांडर जो थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल केपी कैंडिथ। उनकी बिल्डिंग घर की जो थी वो बहुत प्रोमिनेंट बिल्डिंग थी माल रोड पे, तो वो रोज क्रॉस करनी पड़ती थी। फिर मेरे पिताजी ने भी एयरफोर्स ज्वाइन की थी कुछ समय के लिए। जैसे आपके प्रिंसिपल साहब भी जलाली रह के आए थे, वो भी जलाली कुछ समय के लिए रह के आए थे, बट वो सेना में पायलट बनना चाहते थे। किसी वजह से नहीं बन पाए, तो फिर उन्हें कंटिन्यू नहीं किया और अपना छोड़ के आ गए थे। तो जब ये स्कूल बन रहा था, नाबाज स्कूल की मैंने बात की है, तो उस समय मेरे पिताजी चंडीगढ़ में कैरों साहब के साथ उनके स्टाफ में होते थे। तो उनको जानकारी थी कि अच्छा स्कूल बनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य बेसिकली जो सर्विसमैन हैं उनकी फैमिलीज के लिए, और जो सेना ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बनाया जा रहा। स्कूल में फिर अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे पूरा टाइम स्कॉलरशिप लगा था, और उस स्कॉलरशिप का एक क्लॉज था कि अगर मैं एनडीए एग्जामिनेशन पास कर लेता हूँ तो एनडीए जाना फर्स्ट चॉइस मुझे माननी पड़ेगी। और बेसिकली स्कॉलरशिप लिंक था, तो उसका भी एक तरीके से आप मान लो मोटिवेशन रहा। अच्छा परफॉर्मेंस करने से स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने के लिए परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ा। तो मेरिट का मीन्स बेसिस पे एक इंस्पिरेशन बन गई कि भी अगर अपनी लाइफ बनानी है बचपन से ही अपने पैर पे खड़ा होना जितना जल्दी हो जाए अच्छा रहता है। नमस्ते सर, हम यह जानना चाहते हैं कि सैन्य जीवन के दौरान एक सैनिक के मन में देशभक्ति का कैसा जज्बा होता है। ये जो सवाल आपने पूछा कि कैसा जज्बा रहता है, इसमें पहली बात तो ये है कि जब सैनिक ज्वाइन करता है तो उसको एक ओथ ऑफ अटेस्टेशन सोल्जर को लेनी पड़ती है, जो संविधान के तहत अपने प्राण तक की आहुति देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। और ये भी प्रतिज्ञा करता है कि मुझे जहाँ भी भेजा जाएगा नभ जल आकाश के जरिए किसी भी समय, तो वो एक पहले तो वचनबद्ध हो जाता है अटेस्टेशन ओथ लेने से। ऑफिसर्स की ओथ में अगर आपने कभी पढ़ी होगी या देखी होगी, सुनी होगी, तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स में और आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स की ओथ में फ़र्क ये होता है कि उनका लास्ट सेंटेंस जो होता है वो होता है इवन अनटू द पेरिल ऑफ माय डेथ, कि आई विल टेक द ओथ टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा करके लास्ट ये होता है इवन अनटू द पेरिल ऑफ माय डेथ। तो मतलब एक तरीके से जो आपने सुना भी होगा, वो सेना ज्वाइन करते समय अपना डेथ सर्टिफिकेट या डेथ वारंट साइन कर देते हैं कि भी। और अभी तो पिछले 5-6 साल से एक नया प्रतिक्रिया शुरू हुई है, जिसमें जो भी बच्चा किसी भी सोल्जर ज्वाइन करे या ऑफिसर ज्वाइन करे, उनके पेरेंट्स को एक सम्मान का मेडल दिया जाता है उनके ज्वाइन करते समय। उस पर लिखा होता है मेरी संतान अब देश की संपत्ति है। ये पिछले 6 साल से शुरू हुआ। तो जज्बा तो आएगा ही, क्योंकि एक तरीके से पता नहीं आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो सबसे पुराने योद्धा होते थे स्पार्टन्स और एथेंस के। उनकी लड़ाई सबसे पहले लिखित हिस्ट्री में, मतलब ग्रीक हिस्ट्री में आई हुई है, इलियड नाम की। जो स्पार्टा का देश था, उनके बच्चों को क्या करते थे, बचपन से ही उनको माता पिता से अलग कर देते थे, जिससे वो जो फिलियल पाइटी होती है ना, जैसे भावुकता होती है बच्चों की माँ बाप के साथ और माँ बाप के बच्चों के साथ, वो पहले से ही बिठा के उनको सिर्फ और सिर्फ देश सेवा के लिए या कि मान लो सैनिक बनने के लिए ही उनको पालते थे, मेल चाइल्ड स्पार्टन्स। वैसी तो हमारे देश में नहीं है, बट ये मान लो कि 30-40 साल पहले तो भावुकता थी, देश की सेवा करने का भाव था। अब क्योंकि जो मैंने भी देखा है, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम, तो वो जज्बा मिलता है कुछ लोगों में, सब में नहीं मिलता है।
वो तो सब जगह ही होता है, आपके सिविल में भी देखिए 5% पीपल डू 95% वर्क की बात आती है, बट जज्बा होता है खासकर जब नाम, नमक और निशान की बात आती है। नाम का मतलब है यूनिट का नाम, नमक होता है गद्दारी नहीं करते हैं, देश का नमक खाया है, तो इसलिए वो लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी जो प्रिंसिपल्स और होते हैं उनको उन पे भाव रहता है उनका। और निशान होता है जो अपना स्टैंडर्ड झंडा, फ्लैग, इसका सम्मान करना और सम्मानित करना इसको बचाना, वो उनका लक्ष्य हो जाता है। तो ये 3 शब्द बहुत महत्व रखते हैं सैनिक के लिए, और इन्हीं के बलबूते पे वो अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। आप भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद कैसा महसूस करते हैं सर? सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ अपने विचार साझा करें कि आज आप एक विशिष्ट सैन्य जीवन बिताने के बाद समाज से देश के प्रति किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? इस सवाल के लिए मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि जो संस्थाएं इस देश में आज की तारीख में हैं, उनमें सबसे अच्छा अभी भी सेना को माना जाता है। कल का ही उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कल आपको शायद मालूम होगा, एक एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट जो इंडियन एयरलाइंस के साथ ज्वाइन करके, वो मेरे बैचमेट थे, विंग कमांडर साठे, मेरे साथ क्लास में बेंच में पढ़ते थे, साथ ही बैठते थे। उनको महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट फ्यूनरल दिया है, जो बहुत बड़ा एक मान सम्मान दिया गया है। देखिए, आज भी सेना या एयरफोर्स या नेवी के जो ऑफिसर हैं, जवान हैं, जहाँ भी जाते हैं रिटायर होके भी, वो अपना काम निश्चिंत रूप से करते रहते हैं। वो ना पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं, ना किसी के दबाव में आते हैं, न डरते हैं, निडर तरीके से अपनी ड्यूटी, फर्ज सबसे पहले निभाते हैं। तो अच्छा लगता है कि रिटायर होने के बाद भी हमें समाज में एक, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा ऊंचा हम नहीं चाहते, भिन्न दर्जा दिया जाता है रिस्पेक्ट के तौर पे, और इससे हमें गर्व होता है कि जो हमने ड्यूटी अपनी की है और आगे ट्रेन करके आए हैं, तो रिटायर होने के बाद अच्छा फील होता है कि जहाँ भी हम जाते हैं हमें रिस्पेक्ट से काम के लिए कोई रुकना नहीं पड़ता है। तो मान सम्मान बहुत मिलता है, अच्छा लगता है।